स्नेह सदन मकान के मालिक श्रीधर जी रेलवे विभाग से रिटायर्ड थे। हर महीने पेंशन आती थी और रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिले थे वो बैंक में जमा थे। बेटा शलभ बैंक में अफसर था और बहू विनीता एक पढ़ी लिखी थोड़े तीखे स्वभाव की मगर सलीकेदार महिला थी। उनके दो बेटे थे, अंश और विवेक घर की रौनक थे। सुबह का समय था। बरामदे में अखबार पढ़ते हुए श्रीधर जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे और अंदर से शकुंतला जी की आवाज़ आ रही थी। अजी सुनते हो आज नाश्ते में पोहा बनाया है और तुम्हारे लिए बिना मिर्च वाला अलग से। श्रीधर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, हमारी बीवी तो अब भी हमारी स्वाद का कितना ख्याल रखती है। भगवान ऐसा जीवन साथी सबको दे। शकुंतला जी प्लेट लेकर आई। तारीफ करके ना टाइम पास मत करो, जल्दी खाओ और नहाकर मंदिर चले जाना, मंगलवार है। शलभ की आवाज़ कमरे से आई। मम्मी आज मेरे ऑफिस की मीटिंग जल्दी है, नाश्ता पैक करा देना। शकुंतला जी बोली, हाँ हाँ बेटा बना रही हूँ। और हाँ विनीता, बच्चों को दूध पिला दिया है। ये फिर से कोल्ड ड्रिंक मांग रहे थे। विनीता थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोली, मम्मी जी इन बच्चों को संभालना आसान नहीं है, स्कूल भेजना भी एक प्रोजेक्ट है आजकल। शकुंतला जी हंस पड़ी। हर माँ को ऐसा ही लगता है। हमने भी तुम्हारे पति को संभाला है बचपन में, तब तो ना वॉशिंग मशीन थी और ना ही स्कूल वैन। श्रीधर जी ने अखबार नीचे रखा और बोले, विनीता बेटा शकुंतला ठीक कह रही है, तुम तो फिर भी मॉडर्न माँ हो, हमें तो डायपर भी नहीं मिला था। सभी हंस पड़े। घर का माहौल बेहद खुशगवार था। छुट्टियों में बच्चे दादाजी के साथ कैरम खेलते और रात में शकुंतला जी की कहानियों में खो जाते। मोहल्ले वाले कहते श्रीधर जी का तो घर एक आदर्श परिवार है। एक दिन शाम को जब सब लॉन में बैठे थे, शलभ ने कहा, पापा एक बात कहनी है। ऑफिस से पता चला है कि मेरा ट्रांसपोर्ट भोपाल हो सकता है। श्रीधर जी कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, बेटा अगर प्रमोशन का चांस है तो अच्छा ही है, और अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, वहाँ अच्छा सा स्कूल देख लेना। शकुंतला जी ने तुरंत टोका, लेकिन हमारा क्या होगा, हम दोनों अब अकेले कैसे रहेंगे। मम्मी आप और पापा हमारे साथ चलिए, यही सबसे अच्छा रहेगा। तभी श्रीधर जी बोले, अरे ये घर, ये बगीचा, ये मोहल्ला, अब इस उम्र में सब छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन देखेंगे बेटा। शकुंतला जी थोड़ा गंभीर हो गईं। उन्हें अंदाजा था कि अब जीवन एक मोड़ पर आने वाला है, लेकिन उस समय सबने यही सोचा कि परिवार जैसे आज हंसता है यूं ही हंसता रहेगा। किसे पता था कि ये हंसी कभी थम भी सकती है। बड़ी बड़ी खुशियों के बीच अगर जरा जरा सी भी खामोशी आ जाए तो खामोशी बहुत भारी लगती है। स्नेह सदन जो हमेशा हंसी ठिठोली से गूंजता था, एक सुबह ऐसा सूना हो गया कि दीवारों ने भी मानो रोना सीख लिया। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों जैसे ही शुरू हुई थी। प्रमिला जी जल्दी उठ गई थी। उन्होंने मंदिर साफ किया, तुलसी को पानी दिया और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थी, दादी दूध में हल्दी नहीं चाहिए। दादी शकुंतला जी मुस्कुराकर बोली, सब मिल जाएगा मेरे राजकुमारों। तभी श्रीधर जी भी जाग गए। वो बाथरूम से निकलकर बोले, अरे भगवान, मेरी चाय बन गई क्या। शकुंतला जी हंसती हुई बोली, हाँ जी महाराज अभी लाई। आप भी तो रोज रट लगाते हो जैसे बच्चे हो। सब कुछ सामान्य था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शकुंतला जी चाय लेकर जैसे ही लिविंग रूम में पहुंची, उनकी चाल कुछ लड़खड़ाई। प्लेट कप उनके हाथ से गिर गए और खुद भी वो जमीन पर गिर पड़ी धड़ाम से। कप प्लेट टूटी, चाय फैल गई और घर की हंसी गूंज में तब्दील हो गई। श्रीधर जी घबरा गए। प्रमिला, प्रमिला क्या हुआ। उन्होंने प्रमिला जी को हिलाया, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। तभी विनीता बहू भागती हुई आ गई। क्या हुआ पापा, मम्मी, शलभ जल्दी देखो, क्या हो गया। शलभ दौड़ता हुआ आया। ओह गॉड, मम्मी की तो सांस ही नहीं चल रही। विनीता एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ICPR हुआ, पर सब व्यर्थ। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी, हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो चुकी है। एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। जिस घर में कुछ ही समय पहले बच्चों की शरारतें, शकुंतला जी की हंसी और चाय की खुशबू गूंज रही थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। श्रीधर जी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी अब उनके साथ नहीं रही। वो बड़बड़ाने लगे, कल ही तो कहा था तुमने कि मंगलवार को मंदिर चलना है, और आज कैसे चली गई तुम, कैसे। शलभ और विनीता ने सब संभाला। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। मोहल्ले वाले भी आ गए। सब रो पड़े। दोनों पोते पहली बार इतने चुप थे। अंतिम यात्रा में श्रीधर जी ने चुपचाप सिर्फ इतना ही कहा, तुम चली गई पर मैं यहीं रुक गया हूँ, बिना तुम्हारे अब कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद से स्नेह सदन की चहक कहीं खो गई। श्रीधर जी की आंखें हर पल उस दरवाजे को ताकती, मानो अभी उम्मीद थी कि शकुंतला जी रसोई से निकलकर मुस्कुराते हुए
चाय लेकर आएंगी। लेकिन अब उनकी दुनिया में बस खामोशी बची थी, एक भारी बोझिल खामोशी। शकुंतला जी के जाने के बाद जैसे ही सारा घर जड़ हो गया था। स्नेह सदन की दीवारें, खिड़कियां, बाग का हर फूल सब जैसे शोक में डूब चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा बदल गए थे श्रीधर जी। जहाँ पहले सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते थे, अब वहीं एकटक आसमान की ओर देखते रहते। दिन गुजरता पर समय जैसे रुक गया हो। बेटा शलभ और बहू विनीता माँ के निधन के बाद करीब 1 महीने तक इंदौर में ही रहे। बच्चे भी दादाजी के पास रहना चाहते थे। श्रीधर जी अकेले पड़ गए। एक दिन सुबह शलभ ने अखबार एक और रखते हुए कहा, पापा आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो, सब ठीक है। पापा आप भी चलिए ना। पापा आप अकेले कैसे रहेंगे इस घर में? श्रीधर जी गहरी सांस लेते हुए बोले, अकेलापन तो अब आदत बनती जा रही है, लेकिन ये घर तुम्हारी माँ की, हर चीज यहाँ है बेटा, हर कोना उसकी याद से भरा है। बहू ने थोड़े रूखे स्वर में बोला, पर पापा आप इस तरह अकेले रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे और फिर हमें चिंता रहेगी। पापा आप साथ चलिए। बेटा ये घर मेरे जीवन की आखिरी पूंजी है। तुम्हारी माँ की सासें यहाँ बसती हैं, मैं ये नहीं छोड़ सकता। विनीता थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, मतलब आप अकेले ही रहेंगे और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हमें फोन करेंगे? श्रीधर जी धीमे स्वर में बोले, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं देख लूंगा, कोई देखभाल करने वाला रख लूंगा। शलभ नरम स्वर में बोला, पापा आप जिद क्यों कर रहे हैं? सोचिए हमारे बारे में, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। श्रीधर जी उठ खड़े हुए और खिड़की से बाहर बाग की तरफ देखने लगे। कुछ पल के बाद बोले, मैं जीवन यहाँ बिताना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी माँ को अग्नि दी थी, वहीं मेरी सांसें भी शांत हो, यही मेरी इच्छा है। शलभ ने गुस्से को छुपाते हुए कहा, ठीक है पापा, पर फिर आप खुद को अकेले मत समझना, कोई अच्छा देखभाल करने वाला ढूंढिए। हम है ना, जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, श्रीधर जी बोले। कुछ दिनों के बाद शलभ ने अपने एक पुराने जान पहचान वाले से संपर्क करके शामू नामक युवक और उसकी पत्नी बीना को इंदौर बुलाया, जो गांव में रहते थे और पहले उनके पुश्तैनी घर में किराएदार थे। अब वो श्रीधर जी की देखभाल के लिए आएंगे। विनीता ने जाते समय धीरे से ताना मारा था, बस देख लीजिए पापा, परायों से उम्मीद मत करिएगा, दुनिया बहुत बदल गई है। बेटे और बहू के भोपाल जाने के कुछ ही दिनों के बाद इंदौर वाले स्नेह सदन के दरवाजे पर एक पुराना जान पहचान वाला चेहरा दस्तक देता है। शामू, जो गांव में शलभ के पुश्तैनी मकान के आसपास खेतों में काम करता था, और उसकी पत्नी बीना अब श्रीधर जी की सेवा करने इंदौर पहुंचे थे। शलभ ने शामू को पहले ही फोन पर समझा दिया था, देख शामू, पापा को अब अकेले मत छोड़ना, साफ सफाई, दवा दारू और खाना पानी सबका ध्यान रखना। अगर सब ठीक से करोगे तो हर महीने बढ़िया तनख्वाह दूंगा। शामू और बीना बड़े आदर के साथ घर में दाखिल हुए। शामू हाथ जोड़ते हुए बोला, नमस्ते बाबूजी, बहुत दुख हुआ सुनकर, अम्मा जी नहीं रही। अब आप चिंता ना करिए, हम है ना। बीना भी धीरे से बोली, बाबूजी हम आपकी सेवा दिल से करेंगे, आप बस हमें घर का हिस्सा मानिए। श्रीधर जी के लिए सुखद था कि अब कोई उनके साथ रहेगा। शामू सुबह सुबह बगीचे की सफाई करता, अखबार लेकर आता और दवा की पोटली ठीक समय पर थमाता। बीना रसोई में सुबह चाय, दोपहर का खाना और रात का हल्का भोजन बिना कहे तैयार करती। कुछ ही हफ्तों में श्रीधर जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो बेटे ने पराये भेजे ही सही, पर अपने जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन समय बीतने के साथ शामू और बीना के चेहरे से पर्दा हटने लगा। शुरुआत हुई छोटी छोटी बातों से। एक दिन सुबह सुबह श्रीधर जी को आवाज सुनाई दी। बीना रसोई में बड़बड़ाती हुई बोल रही थी, बुढ़ा तो खुद कुछ करता नहीं, बस बैठे बैठे हुक्म देता रहता है, नौकरानी समझ लिया है क्या? श्रीधर जी चौंके, धीरे से बरामदे से हटकर अंदर गए तो बीना ने देखा, वो घबरा गई। अरे बाबूजी, आपको चाय मिली कि नहीं? मैं तो ना ऐसे ही बोल रही थी, शामू से लड़ रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया बीना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम थक जाती हो, मैं समझ सकता हूँ। बीना सकपका गई, पर मन ही मन खींच उठी। एक दिन श्रीधर जी बैंक से पेंशन निकाल कर लौटे। बड़ी सावधानी से लॉकर में कुछ नगद रख रहे थे कि शामू अचानक पीछे से आ गया। बाबूजी, लगता है आज भारी रकम निकाली है, कोई बड़ा काम है क्या? श्रीधर जी थोड़ा सतर्क होकर बोले, नहीं, बस कुछ जरूरत की चीजें लेनी है और थोड़ी मदद भी करनी है किसी की। शामू ने उसी दिन से तिजोरी पर नजर रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चोरी की घटनाएं शुरू हुई। कभी
500 रुपए गायब, कभी दवाइयों का बिल 2 गुना। किचन से चावल, तेल और मसाले भी अचानक कम दिखने लगे। एक दिन श्रीधर जी ने शामू को टोक ही दिया, शामू ये आटा और चावल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहे हैं? बाबूजी, अचानक तो सब महंगा हो गया है और वैसे भी आप अकेले थोड़े ही हैं, हम 2 लोग भी तो खा रहे हैं। श्रीधर जी बोले, मैंने खाने पर तो कभी नहीं टोका, पर गल्ला मंडी से अभी लाया ही था, आधा कहाँ गया? शामू कड़वे स्वर में बोला, अगर आपको हम पर शक है तो कहिए, हम चले जाते हैं। अब शामू और बीना का व्यवहार दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा था। शामू रात को दोस्तों को बुला लाता, बीड़ी सिगरेट पीता और बाहर हंसी मजाक करता। बीना टीवी पर जोर जोर से सीरियल चलाकर हंसती और घर के कामों में ढिलाई बरतती। एक दिन शामू ने शराब पीकर दरवाजा खटखटाया क्योंकि चाबी अंदर भूल गया था। श्रीधर जी ने दरवाजा खोलते हुए बोला, रात के 2 बज रहे हैं, शामू कहाँ थे? शामू लड़खड़ाते हुए बोला, आपको क्या करना है बाबूजी? मालिक तो आपके बेटे हैं, वही हमें पैसे देते हैं। बस शामू, बहुत हो गया, अब तुम दोनों सुबह अपना सामान पैक करो और चले जाओ यहाँ से, मैं खुद अपने बेटे से बात कर लूंगा। तभी बीना चिल्लाते हुए कमरे से निकलती है, हाँ हाँ निकाल दीजिए, वैसे भी आप जैसे की सेवा कौन करे? बेटा साथ नहीं रहता तो इसमें हमारा क्या दोष? श्रीधर जी की आंखों में आंसू आ गए। सुबह जब शलभ से फोन पर बात हुई, बेटा मैंने शामू और बीना को निकाल दिया है, अब मैं कोई और देखभाल करने वाला खोजूंगा। शलभ थोड़ा चुप होकर बोला, ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूँ कोई और व्यवस्था कराने की। शामू और बीना के जाने के बाद स्नेह सदन में फिर से खामोशी फैल गई थी। घर की दीवारें, आंगन, बगीचे की हरियाली सब सूनी लगने लगी थी। श्रीधर जी अब पहले से भी अधिक कमजोर और थके हुए से दिखते थे। उम्र का बोझ अब साफ झलकने लगा था। एक दिन सुबह जब वह बगीचे में अकेले बैठे हुए अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नजरें बार बार धुंधली होती जा रही थीं। अंदर से खुद से बुदबुदाते हुए बोले, शकुंतला, देखो तुम्हारे बाद अब कोई अपने जैसा ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सबके चेहरे झूठ से भरे हैं। शलभ ने भोपाल से एक नई महिला की जानकारी भेजी थी, जो गरीब थी लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसका नाम था रागनी। विधवा थी, साथ में उसकी लगभग 16 साल की बेटी वर्षा भी थी। रागनी गांव की थी, पहले एक वृद्ध महिला की सेवा कर चुकी थी और अब उसी अनुभव के आधार पर उसे श्रीधर जी के पास भेजा गया। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। श्रीधर जी दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक सादी सी धोती सूट में गढ़ेली औरत खड़ी थी। सर पर आंचल रखा हुआ था, साथ में एक दुबली पतली लड़की रागनी धीमे स्वर में बोली, नमस्ते बाबूजी, हम रागनी हैं, आपके बेटे शलभ बाबू ने भेजा है, ये मेरी बेटी वर्षा है। श्रीधर जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, आवाज में संकोच, आंखों में सच्चाई। वो थोड़ा भावुक हो गए। अंदर आओ, बैठो, पानी पियो पहले। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी ने आते ही पूरे घर को देखभाल से संवारना शुरू कर दिया। शामू और बीना के बाद जो गंदगी और अव्यवस्था थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। हर सुबह वर्षा झाड़ू पोछा करती और रागनी रसोई में लग जाती। ना कोई तकरार, ना कोई बड़बड़ाहट। श्रीधर जी एक दिन बोले, रागनी बेटा, तुमसे कुछ कहना है। रागनी हाथ जोड़कर बोली, हाँ बाबूजी कहिए। तुम और वर्षा इस घर में सिर्फ काम वाली नहीं हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस घर को फिर से घर बनाने में तुम्हारा योगदान रहेगा, याद रखो। रागनी की आंखें भर आईं। बाबूजी, हम गरीब हैं मगर मेहनती हैं, आप जैसे हमें रखेंगे हम वैसे रहेंगे। आपकी सेवा में ही हमारी सेवा है। घर में फिर से जीवन लौटने लगा। अब नाश्ते में मनपसंद उपमा, शाम को हल्की फुल्की सब्जी और समय पर दवाइयाँ, सब कुछ व्यवस्थित। वर्षा पढ़ाई में तेज थी। श्रीधर जी ने उसका स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। कुछ ही हफ्तों के बाद शलभ और विनीता छुट्टियों में इंदौर आए। घर में घुसते ही विनीता चौंक गई। पूरा घर चमक रहा था। वर्षा दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले आई और रागनी ने ही पानी पेश किया। विनीता धीरे से शलभ से बोली, अरे ये तो नौकर नहीं, पूरा घर संभालने वाली मालकिन बन बैठी है। शलभ बोला, कम से कम पापा को अब अच्छा साथ मिल गया है, यही क्या कम है। लेकिन ये सब मुझे ना जरा सा अजीब लगता है। पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। जब कोई पराया हमारे जीवन में आकर हमारे अकेलेपन की जगह भर देता है तब कई बार अपने ही सवाल उठाने लगते हैं। यही हुआ विनीता के साथ। इंदौर पहुंचते ही विनीता को कुछ असहजता महसूस हुई थी। बंगला चकाचक साफ था, हर चीज व्यवस्थित। वर्षा स्कूल से पढ़ाई करके मुस्कुराते हुए निकली और रागिनी की चाल में अब संकोच की जगह आत्मविश्वास झलक रहा था। विनीता धीरे से शलभ के कान में फुसफुसाई, इतना आराम, इतना सलीका, नौकरानी कम और ज्यादा लग रही है। क्या बात कर रही हो विनीता? रागिनी ने घर को संभाल रखा है, पापा पहले से बहुत ठीक हैं, हमें खुश होना चाहिए। विनीता बोली, मुझे ये सब दिखावटी लग रहा है, कहीं पापा उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर बैठे। शलभ थोड़ा चौंका, क्या मतलब?
अब क्या तुम ये कहना चाहती हो कि पापा का उस औरत से कोई चक्कर है? विनीता हंसते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, पर आदमी बूढ़ा हो जाए तो क्या उसकी भावना भी मर जाती है? देख नहीं रहे कैसे वर्षा को स्कूल में दाखिल करवा दिया, कपड़े किताबें सब कुछ खरीद लिया। पापा को कौन सी जरूरत थी इतना खर्चा करने की? पापा का मन लग गया है, बच्चों के साथ रहकर अच्छा लगता है उन्हें, और वर्षा पढ़ने में तेज है। विनीता तीखे स्वर में बोली, बिल्कुल, और अगर यही हाल रहा तो कल को यही लड़की तुम्हारे नाम की संपत्ति में भी हिस्सा मांगने लगेगी। विनीता, तुम हद पार कर रही हो। ठीक है, पर मैं सब जानना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि पापा क्या छुपा रहे हैं। अगले दिन विनीता ने पूरे घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वर्षा के स्कूल से किताबें देखीं, रागिनी की अलमारी खोलने की कोशिश की, किचन का राशन गिनने लगी, वर्षा से उसके पापा के बारे में पूछने लगी। बेटा, तुम्हारे पापा नहीं है क्या? नहीं आंटी, जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए, मम्मी ने ही सब कुछ किया है। विनीता मुस्कुराते हुए लेकिन भीतर से छुपते हुए बोली, हम और अब दादाजी सब कर रहे हैं ना। वर्षा चुप हो गई, वो समझ नहीं पाई कि विनीता क्या कहना चाहती थी। एक दिन शाम को जब श्रीधर जी बरामदे में वर्षा के साथ शतरंज खेल रहे थे, विनीता बहू आ गई। पापा, जरा आपसे बात करनी है। श्रीधर जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ कहो बहू, क्या बात है? विनीता गंभीर स्वर में बोली, पापा बहुत बदल गए हैं। पापा पहले घर में हमारी बातों पर ध्यान देते थे, अब वह रागिनी और वर्षा के इर्द गिर्द ही सब घूमता है। श्रीधर जी का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। बहू, बदलना समय की मांग होती है। जब सब साथ छोड़ जाएं, तब जिनके पास भावनाएं हों उनका साथ जरूरी हो जाता है। विनीता आरोप लगाते हुए बोली, आप तो जैसे उनके ऊपर धन की वर्षा कर रहे हैं। स्कूल की फीस, कपड़े, राशन सब कुछ, और हमारे होते हुए भी परायों पर इतना खर्चा। श्रीधर जी धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोले, विनीता, जब अपने सिर्फ शब्दों के साथ निभाएं और पराये कर्मों से, तो दिल उन्हें ही अपनाता है। मतलब आप मानते हैं कि आप भावनात्मक रूप से उस औरत से जुड़ चुके हैं। श्रीधर जी बोले, मैं एक टूटे हुए मन का सहारा खोज रहा हूँ। विनीता, रागिनी एक इंसान है और वर्षा मेरी पोती नहीं है, पर उस बच्ची ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। विनीता ने गुस्से में शलभ को बुलाया। सुन रहे हो शलभ, पापा का साफ कहना है कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। इस औरत ने तो इनका दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया है। पापा, मैं कुछ नहीं कह पा रहा, आप समझिए ना, आप हमारे हैं या? श्रीधर जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं हमेशा तुम्हारा रहा बेटा, लेकिन तुम मेरा कितना रहे? क्या तुमने कभी सोचा, शंका जब रिश्तों में पनपती है तो सबसे पहले विश्वास दम तोड़ता है। स्नेह सदन जो एक समय अपने नाम के अनुरूप प्रेम और अपनत्व का केंद्र था, अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। विनीता का व्यवहार अब और भी कटु हो चला था। उसका हर वाक्य, हर हरकत अब रागिनी और वर्षा की मौजूदगी पर सवाल खड़ा करता। इनकी शुरुआत तानों से होती। विनीता रसोई में रागिनी से तीखे स्वर में बोली, तेल तो जैसे दूध से भी महंगा हो गया है, मगर जब मुफ्त की सेवा और मेहरबानी मिल रही है तो खर्च किसे दिखता है? रागिनी धीमे स्वर में बोली, बहू जी, हम कोई मुफ्त में नहीं खा रहे, बाबूजी जो देते हैं उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। विनीता व्यंग से बोली, हाँ हाँ, और गुजारा भी ऐसा कि अब बेटी के स्कूल की फीस भी बाबूजी दें। वाहरी सेवा। रागिनी चुप रही, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्रीधर जी अब हर दिन पहले से ज्यादा थकने लगे थे। उनकी तबीयत अक्सर गड़बड़ रहने लगी थी, कभी हल्का बुखार, कभी थकावट और कभी घबराहट, पर सबसे ज्यादा उन्हें मानसिक पीड़ा हो रही थी अपने बेटे और बहू के बदलते हुए स्वरूप से। एक शाम जब वर्षा उन्हें दवा देकर चली गई, उन्होंने शलभ को अपने पास बुलाया। श्रीधर जी थके हुए स्वर में बोले, शलभ बेटा, एक बात कहूँ? हाँ पापा, कहिए। श्रीधर जी बोले, कभी सोचा है तुमने कि अगर तुम्हारी माँ आज होती तो वो रागिनी और वर्षा के बारे में क्या कहती? शलभ बोला, शायद वही कहती जो आप कह रहे हैं। मगर पापा, विनीता जो कह रही है वो भी एक डर है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गलत तब होता है जब हम किसी के कर्म नहीं, उसके हालात को जज करते हैं। रागिनी ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। वर्षा सिर्फ एक बच्ची है जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रही है। क्या इतना भी साथ देना गलत है? शलभ चुप हो गया। अगले दिन सबका मूड बेहद खराब था। विनीता ने चाय तक नहीं बनाई। वर्षा स्कूल चली गई थी और रागिनी रसोई में अकेली थी। श्रीधर जी ने देखा तो खुद उठकर किचन में चले गए। रागिनी बेटी, तुम बैठ जाओ, मैं खुद चाय बना लेता हूँ। रागिनी घबराकर बोली, अरे नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। तभी विनीता अंदर आई और चिल्लाई, अब तो हद ही हो गई, नौकरानी रसोई में नहीं, बाबूजी खुद सेवा में लगे हैं। बहू जी, बाबूजी ने खुद कहा, मैंने तो मना किया। बस करो ये दिखावा, बाबूजी अब हमसे सहन नहीं होता। अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो साफ कह दीजिए। श्रीधर जी गंभीर स्वर में बोले, विनीता बहू, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे सेवा की अपेक्षा कर रही हो या अधिकार की?
विनीता गुस्से में बोली, आप ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मैं गलत हूँ? क्या आप सच में उस औरत की वजह से हमारे साथ नहीं चलना चाहते? श्रीधर जी आहत होते हुए बोले, मैं नहीं जा रहा क्योंकि जहाँ मेरा अतीत, मेरी यादें और मेरी पत्नी की सांसें बसी हों, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और हाँ, मैं उस औरत की वजह से नहीं रुक रहा, मैं उस अपनत्व की वजह से रुक रहा हूँ जो तुम कभी मुझे दे ना सकी। तभी शलभ बीच में बोल पड़ा, पापा प्लीज बात मत बढ़ाइए। विनीता तेज स्वर में बोली, अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो ठीक है, आप रहिए इस रागिनी के साथ, लेकिन याद रखिए अगर कोई बीमारी हुई या जरूरत पड़ी तो मत कहना कि बेटे ने मुंह मोड़ लिया। श्रीधर जी का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, विनीता ये धमकी मत दो, अगर रिश्ता सिर्फ सहूलियत पर टिका हो तो मैं आज ही इस रिश्ते को मुक्त करता हूँ। शलभ स्तब्ध रह गया। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? श्रीधर जी दृढ़ स्वर में बोले, मैं कह रहा हूँ बेटा कि आज के बाद तुम मेरे बेटे हो, पर मेरा घर अब तुम्हारा नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। विनीता और शलभ ने उस रात अपना सामान समेटा और अगले ही दिन भोपाल लौट गए। रागिनी ने रोते हुए कहा, बाबूजी सब मुझसे नाराज हो गए, मेरी वजह से ये हुआ है। श्रीधर जी ने रागिनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटी, तेरी वजह से तो मैं आज भी जिंदा हूँ। तू ना होती तो मैं कब का मर चुका होता। स्नेह सदन की दीवारों ने अब जीवन की बहुत सी करवटें देखी थीं, हंसी, आंसू, जन्म, मृत्यु और अब तिरस्कार और अपनत्व की नई परिभाषा। शलभ और विनीता के जाने के बाद घर में स्थायी रूप से सन्नाटा फैल गया था, पर यह सन्नाटा पीड़ा भरा नहीं था, बल्कि एक गहरा शांति भरा माहौल था और जैसी आत्मा ने अंदर अपना ठिकाना ढूंढ लिया हो। वर्षा स्कूल जाती, मन लगाकर पढ़ाई करती और शाम को लौटकर श्रीधर जी के साथ किताबें पढ़ती। कभी उनकी दवाइयाँ लाकर देती तो कभी हल्की फुल्की बातें करके उन्हें हंसा देती। रागिनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अब श्रीधर जी की तबीयत को लेकर भी बहुत सतर्क रहने लगी थी। हालांकि समय अपनी गति से चलता रहा और अब वो क्षण भी धीरे धीरे पास आने लगा था जिसे कोई रोक नहीं सकता। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। सरद हवा थी और सूरज की किरणें बहुत धीमे घर में दाखिल हो रही थीं। रागिनी ने रोज की तरह आवाज लगाई, बाबूजी चाय रख दी है मेज पर, वर्षा स्कूल जा रही है। पर आज कोई उत्तर नहीं आया। रागिनी चौंकी और कमरे की ओर बढ़ी। श्रीधर जी बिस्तर पर बैठे हुए थे, पर उनका चेहरा बहुत पीला और थका हुआ लग रहा था। रागिनी ने चिंतित होकर पूछा, बाबूजी आप ठीक है ना? रात को नींद ठीक से आई? श्रीधर जी मुस्कुराते हुए बोले, आज बहुत थकान सी महसूस हो रही है रागिनी, शरीर जैसे कुछ कह रहा है, बहुत लंबा सफर तय कर लिया है मैंने। रागिनी की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, वर्षा को तो अभी कॉलेज भी जाना है, आपको तो उसे अपनी छांव में बड़ा होते देखना है। श्रीधर जी बोले, बेटी अब मैं हर रिश्ते से मुक्त हो चुका हूँ, अब बस आत्मा से जुड़ा रिश्ता बाकी है, वो तुझसे है और वर्षा से। उन्होंने धीरे से रागिनी का हाथ पकड़ा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी आंखें बंद हो तो मेरी आत्मा को ये भरोसा हो कि पीछे कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। उसी दोपहर उन्होंने रागिनी को पास बुलाया और धीमे स्वर में बोले, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी वसीयत बनानी है। अपने एक पहचान के वकील को उन्होंने बुलाया। पूरे सम्मान के साथ श्रीधर जी ने उन्हें बिठाया और अपनी इच्छा बताई। श्रीधर जी बोले, मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति का एक बड़ा सा हिस्सा 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। पहला हिस्सा मेरे दोनों पोतों के नाम होगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा रागिनी और वर्षा के नाम। मेरे बेटे और बहू को मैं कुछ नहीं देना चाहता, उन्होंने मेरे अंतिम दिनों में मुझे अकेला छोड़ दिया। वकील ने सब नोट किया, दस्तावेज तैयार किए और उसी दिन दस्तखत भी हो गए। रागिनी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर पर रख दिया है, ये सब मैं क्यों लूं? मैं तो बस आपकी सेवा कर रही थी। श्रीधर जी धीरे से बोले, बेटी तेरी सेवा ने मुझे जीने की वजह दी, तूने रिश्ते निभाए जब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा। अब ये सिर्फ धन नहीं, एक धन्यवाद है। उस रात कुछ अलग था। वर्षा सो चुकी थी और रागिनी रसोई समेट रही थी। श्रीधर जी अपने कमरे में बैठकर पुराने एल्बम देख रहे थे। शकुंतला जी की तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने आंखें मूंद ली और सिर पीछे टिक गया। सुबह जब रागिनी ने आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला। कमरे में दाखिल होकर देखा, श्रीधर जी शांत भाव से अपनी अंतिम नींद सो चुके थे। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, केवल शांति और संतोष। जब शलभ और विनीता को सूचना दी गई, वो भोपाल से दौड़े आए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। विनीता रोते हुए बोली, पापा चले गए और हमसे नाराज होकर गए। वकील ने जब वसीयत पढ़ी तो दोनों स्तब्ध रह गए। शलभ, तो पापा ने सच में हमें कुछ भी नहीं दिया? वकील बोले, आपके बच्चों के नाम पर हिस्सा सुरक्षित है, लेकिन जब वो बालिग होंगे बाकी सब रागिनी और वर्षा को सौंपा गया है। पापा ने ये क्यों किया? वकील बोले, क्योंकि उन्होंने अंतिम दिन किसी और को नहीं, इन्हीं 2 आत्माओं को अपना समझा।
श्रीधर जी के निधन के बाद स्नेह सदन का वातावरण एक अजीब सी नम शांति से भर गया था। घर की दीवारों पर उनकी उपस्थिति अब भी महसूस होती थी, जैसे वो हर कोने से देख रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। रागिनी अब घर की मालकिन थी, लेकिन उसके मन में कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरा खालीपन था जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता था। वर्षा अब और ज्यादा गंभीर हो गई थी। स्कूल से आकर वो अक्सर अपने कमरे में किताबों के साथ अकेले बैठ जाती और रात को तकिए में चेहरा छुपाकर रो लेती। एक सुबह वर्षा अपनी माँ से लिपट गई। वर्षा रुआसे स्वर में बोली, माँ, दादाजी चले गए तो अब कौन हमारा है? रागिनी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटी, जिसने हमें बिना रिश्ते के अपनाया वो चला गया, लेकिन उसका प्यार हमारे साथ रह गया है। यही सबसे बड़ा रिश्ता है। गांव और शहर दोनों जगहों में जब ये खबर फैली कि एक रिटायर्ड वृद्ध ने अपनी संपत्ति किसी गरीब विधवा और उसकी बेटी को दे दी, तो लोगों की भावें चढ़ गईं। कुछ अखबारों में तो छोटी सी खबर भी छपी। इंदौर के प्रतिष्ठित नागरिक स्वर्गीय श्रीधर वर्मा ने अपनी चल अचल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने सेवकों के नाम कर दिया। पारिवारिक कलह का परिणाम या भावनात्मक निर्णय? शलभ और विनीता की बेचैनी बढ़ रही थी। शलभ अब भी वसीयत को लेकर आश्चर्यचकित था। विनीता हमेशा की तरह अपनी खींच जाहिर करती, एक नौकरानी और उसकी लड़की के पीछे सब कुछ लुटा दिया, और हम तो अपने कहे जाते थे ना। शलभ धीमे स्वर में बोला, विनीता, कभी कभी सोचता हूँ कि शायद पापा सही थे। हमने उन्हें अकेला छोड़ा और उन्होंने जिनसे अपनापन पाया उन्हें अपना लिया। विनीता कटाक्ष के साथ बोली, अब पछताने से क्या फायदा? कुछ लोग अब रागिनी के घर आने लगे, कोई सलाह देने, कोई ताना मारने, कोई हक जताने। रमेश चाचा, श्रीधर जी के पुराने रिश्तेदार, बोले, बेटी रागिनी, अब तो घर तुम्हारा हो गया, सोचो कहाँ निवेश करना है, क्या तुम्हें बेचना है? रागिनी नम्र लेकिन कठोर स्वर में बोली, चाचा जी, ये घर मेरा नहीं है, ये बाबूजी का दिया हुआ भरोसा है। हम इसमें रहेंगे, लेकिन इसका एक एक कोना उन्हीं की यादों में सजाएंगे। वर्षा अब स्कूल में और मेहनत करने लगी थी। उसका सपना अब सिर्फ अच्छी नौकरी पाना नहीं था, बल्कि दादाजी की तरह ही किसी की जिंदगी में रोशनी भरना था। एक दिन रागिनी ने वर्षा से पूछा, बेटा, क्या तुम काम करना चाहोगी? तो वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, मैं उनके जैसे इंसान बनना चाहती हूँ जो किसी को बिना सवाल किए अपनाए। शलभ के बच्चे, जो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, अपने पापा से सवाल करना शुरू कर दिया। बड़े बेटे ने उत्सुकता से पूछा, पापा, दादाजी की वसीयत में हमारा भी नाम था ना, वो कब मिलेगा? शलभ झेपते हुए बोला, हाँ बेटा, मिलेगा, जब तुम 18 साल के हो जाओगे। दूसरा बेटा बोलता है, तो दादाजी ने हमें भी याद रखा, फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? शलभ के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि श्रीधर जी का निर्णय भावुक नहीं, बल्कि समझदारी से भरा था। उनका जीवन अंत तक ये संदेश देता रहा, रिश्ता वो नहीं होता जो खून से जुड़ता है, रिश्ता तो वो होता है जो दर्द बांटता है और साथ निभाता है, बिना किसी अपेक्षा के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।